हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सब बच्चे लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के अंदर चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और लास्ट क्लास हमारी जो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रही और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास थी, उसी क्लास को आज हम आगे बढ़ाएंगे आगे के फ्यूल्स के प्रिंसिपल्स के साथ। एंड आई होप कि लास्ट क्लास आपको बिल्कुल क्लियर थी, कोई आपका डाउट नहीं रहा होगा उस क्लास के अंदर। तो फटाफट से मैं आपको रिकैप दे देती हूँ लास्ट क्लास का, और उसके बाद हम लोग आगे के प्रिंसिपल्स यहाँ पर पढ़ना शुरू करते हैं। तो बेटा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सबसे पहला प्रिंसिपल पढ़ा डिवीजन ऑफ वर्क, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब होता है काम को बांटना एज पर द स्किल्स, कॉम्पिटेंसेस, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द एम्प्लॉयज, ताकि हमें क्या मिल सके, स्पेशलाइजेशन और एफिशिएंसी। देन हम लोगों ने पढ़ा बेटा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल, जिसके अंदर हमने एक बात समझी कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ चलते हैं। ठीक है, अगर कोई भी ज्यादा होगा या कोई भी कम होगा तो हमारा टास्क अचीव नहीं हो पाएगा। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा हुई तो मिसयूज हो जाएगा, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कम हुई तो हमारा जो सबॉर्डिनेट है वो काम नहीं कर पाएगा। तो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक पैरिटी हमें इसके बीच में मेंटेन करनी है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा डिसिप्लिन, जहां पर हमने ये पढ़ा कि डिसिप्लिन सिर्फ यही नहीं होता कि ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना है। डिसिप्लिन के अंदर अच्छे सुपीरियर हो, क्लियर और फेयर एग्रीमेंट हो, और जो बातों को नहीं मानेगा उसको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। और डिसिप्लिन इस बात के बारे में भी कहता है कि अगर आप किसी कमिटमेंट में आए हो, किसी एग्रीमेंट में आए हो, तो आप दोनों को ही उस कमिटमेंट को पूरा करना है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा यूनिटी ऑफ कमांड के बारे में, जहां पर हमने ये समझा कि यूनिटी ऑफ कमांड ये कहता है कि किसी भी काम से रिगार्डिंग एक सबॉर्डिनेट का एक ही बॉस होना चाहिए, ताकि डुअल सबॉर्डिनेशन ना हो। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ने हमें इसी बात को एक अलग तरीके से समझाया कि आपने कमांड में यूनिटी तो एस्टैब्लिश कर ली, बट डायरेक्शन में भी यूनिटी होनी चाहिए कि सभी लोग अपना अपना काम करें, जो नेचर ऑफ जॉब है उसके अकॉर्डिंग सभी अपने अपना काम करें, बट उन सभी को अल्टीमेटली एक ही तरफ जाकर मिलना है, विच इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो वन हेड शुड हैव वन प्लान, ये हमारा यहाँ पर मोटो है, जहां पर हम अवॉइड करना चाहते हैं ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज। ठीक है, उसके बाद हमने इन दोनों के बीच का एक डिफरेंस समझा, जिसमें हमने ये पढ़ा कि ये किसी एक व्यक्ति को अफेक्ट करता है और वहीं पे ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करता है। ठीक है बेटा, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अब सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट से। अब ये प्रिंसिपल हमारा क्या कहता है बेटा, अगर आप पिक्चर्स की तरफ ध्यान दो तो आपको दिख रहा होगा इंडिविजुअल इंटरेस्ट में एक अकेला व्यक्ति खड़ा है और जनरल इंटरेस्ट में कुछ लोग हैं साथ में। ठीक है, जनरल इंटरेस्ट वालों ने हाथ मिला लिया है। इधर देखो, जनरल इंटरेस्ट क्या है, आपको बहुत सारे लोग एक साथ दिख रहे हैं और एक व्यक्ति अकेला दिख रहा है। अब जिंदगी में भी ऐसे ही होता है ना, अकेले व्यक्ति की कोई नहीं सुनता, बेचारा अकेला व्यक्ति सबको खुश करता ही रह जाता है, उसकी कोई बात नहीं मान रहा। अब ये प्रिंसिपल का मीनिंग समझाऊंगी मैं पहले आपको, क्योंकि कई बार बच्चा इसका मीनिंग ही समझ नहीं पाता कि मीनिंग क्या कह रहा है। टाइटल समझना बहुत जरूरी है। तो देखो, टाइटल है सबऑर्डिनेशन। सबऑर्डिनेशन बेटा कहाँ से निकला है? सबऑर्डिनेशन निकला है सबऑर्डिनेट से। अब मैंने आपको ये बात समझा दी है कि सबऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है। जैसे कि एक होता है आपका सुपीरियर और उसके अंडर जो काम करता है वो सबऑर्डिनेट होता है। मतलब कि इसकी जो पोजीशन है वो रैंक 1 है, ये रैंक 1 पे है तो ये रैंक 2 पर है। हमेशा जो सबऑर्डिनेट होगा वो सुपीरियर के अंडर ही रहेगा। तो यही बात वो यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, कि बेटा जब भी ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी हमें कोई डिसीजन लेना होगा किसी बात से रिलेटेड भी, तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट को हम रैंक 1 देंगे और जनरल इंटरेस्ट को हम लोग रैंक 1 देंगे और इंडिविजुअल इंटरेस्ट को हम रैंक 2 देंगे। यानी कि कोई एक बात सारे लोग मिलकर कह रहे हैं और वही बात कोई एक अकेला व्यक्ति कह रहा है, तो देखो एक अकेले व्यक्ति की तो कोई नहीं सुनेगा, है ना। अब क्या होता है कि क्लास में कभी कभी आप लोग बैठे होते हो, किसी सब एक पर्टिकुलर ग्रुप ने मिलकर एक शरारत कर दी। अब मैडम आई, मैडम कहती है अच्छा किसने किया ये। क्लास में सपोज करो आपने पानी गिरा दिया, ठीक है, एक पूरे ग्रुप था आपस में खेल कूद रहा था और सारी क्लास में पानी गिरा दिया उसने। अब वहीं पर एक बेचारा कमजोर, एक बेचारा ऐसा व्यक्ति जो आराम से बैठा हुआ बच्चा आराम से साइड में बैठ के अपना काम कर रहा था, जैसी मैडम आई, मैडम ने पूछा कि हाँ भाई ये किसने किया, तो आपने तुरंत सबने, पूरी क्लास ने उसकी तरफ इशारा कर दिया, पूरे ग्रुप ने उसकी तरफ इशारा कर दिया, मैडम इसने किया है।
अब पूरी क्लास एक बात कह रही है और वो बेचारा अकेला ही कह रहा है मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, तो किसकी बात मानेगी मैडम? ऑब्वियस सी बात है, कई बार क्या करना पड़ता है, मेजोरिटी का साथ देना पड़ता है ना। तो यही बात यहाँ पर बोली गई है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो वहां पर आप हमेशा समझो कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट को हम प्रायोरिटी नहीं देंगे, हम प्रायोरिटी देंगे जनरल इंटरेस्ट को, यानी कि मेजोरिटी, जो जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ही ज्यादा लोगों का यहाँ पर जो है सपोर्ट किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? ये कोई प्रिंसिपल ऐसे नहीं कह रहा कि अकेला व्यक्ति का यहाँ पे शोषण किया जा रहा है, इस चीज के बारे में यहाँ पर बात नहीं हो रही है। यहाँ उन्होंने इसको एक अलग पर्सपेक्टिव से कहा है कि सपोज करो, पहले एग्जाम्पल की तरफ चलो मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ, तुम्हें ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। एक एम्प्लॉय है, ठीक, एक एम्प्लॉय सपोज करो इसका नाम है राजू। राजू बहुत चालाक है, तो राजू जो है एक एम्प्लॉय है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एम्प्लॉय है, ठीक है, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब राजू कहता है कि सुनो भाई ऑर्गेनाइजेशन या सुनो भाई मैनेजमेंट, तुम मुझे सैलरी दो, सैलरी, तुम मुझे सैलरी दो, ठीक है, और मैं तुम्हारे यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बढ़िया तरीके से काम करूंगा, मेरे स्किल्स बहुत तेज है। तुम्हें पता है ना कि मैंने कौन सी डिग्री ले रखी है? ITUS, ये डिग्री है मेरे पास। उन्होंने बोला ITUS का मतलब क्या होता है? इसकी टोपी उसके सर, है ना, तो तुम्हें जो टोपियां पहनानी है लोगों को उसमें मेरी पूरी मास्टरी है, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, लेकिन बढ़िया सैलरी लूंगा। अब उसने सैलरी डिमांड करी जी, मुझे सैलरी चाहिए 1 लाख पर मंथ के हिसाब से, ठीक, काम मैं करूंगा सिर्फ दिन में 4 घंटे और मुझे तुमसे 1 लाख की सैलरी चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या अकेला राजू ही है क्या जिसको उन्होंने सैलरी देनी है? भाई ऑर्गेनाइजेशन के अपने और भी बहुत सारे एम्प्लॉयज होते होंगे, ऑर्गेनाइजेशन के कुछ शेयर होल्डर होंगे जिनको डिविडेंड पे करना होगा, ऑर्गेनाइजेशन के कुछ सप्लायर्स होंगे जिनको उनको पेमेंट देनी होती होगी, ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी गवर्नमेंट है भाई जिसको टैक्स वैक्स देना होता है। अब तुम्हें 1 लाख देने के चक्कर में हो सकता है कि हम अपने शेयर होल्डर को रिटर्न ना दे पाए, अपने सप्लायर को उसका पैसा ना दे पाए, कल को रॉ मटेरियल देना बंद कर देगा। तो भाई इतने सारे लोग जुड़े हैं इस ऑर्गेनाइजेशन से और तुम्हें सैलरी देने के चक्कर में इन सभी लोगों को हमें सैक्रिफाइस कराना पड़ेगा। तो जी ऐसा है, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं जी, सॉरी हम आपको अफोर्ड नहीं कर सकते, कृपया करके आप हमारा ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर चले जाएं, हमें नहीं चाहिए, हम आपको यहाँ पर अपने यहाँ पर नहीं रख सकते, आप चले जाइए। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, किसको प्रायोरिटी दी? जनरल इंटरेस्ट को, कि किसी एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट की वजह से हम जनरल इंटरेस्ट, यानी कि इतने सारे जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं हम इनको सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, इनको नहीं खो सकते हम, क्योंकि ये सारे हमारे क्या है, स्टेक होल्डर्स हैं जो हमें चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो तुम्हारे लिए हम इनका नुकसान नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, हम किसी और को देख लेंगे, कृपया करके आप चले जाइए, ठीक है। तो दिस इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, यानी कि जहां पर ऑर्गेनाइजेशन को महत्व दिया जाएगा, किसी एक पर्सनल इंडिविजुअल इंटरेस्ट को नहीं, कि आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट को देख रहे हो बट हम तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो क्या कहता है ये प्रिंसिपल बेटा? ये प्रिंसिपल कहता है, दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक द प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल एम्प्लॉय, कि जितने भी इंडिविजुअल एम्प्लॉय कोई भी कुछ भी कह रहा हो, हमें यहाँ पर प्रायोरिटी किसको देनी है? ऑर्गेनाइजेशन को देनी है। दिस इज सो बिकॉज इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स, क्योंकि हमारे साथ ना बहुत सारे स्टेक होल्डर्स जुड़े हैं, जैसे कि हमारा ऑनर है, शेयर होल्डर है, क्रेडिटर है, डेटर है, सोसाइटी है, हम इनको सेक्रीफाइस नहीं कर सकते आपके लिए, है ना, आपके लिए हम इन सभी का नुकसान नहीं कर सकते, तो हम आप ही को कहेंगे कि आप यहाँ से जा सकते हो, ठीक है। ये एग्जाम्पल आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं कि एक एम्प्लॉय मैक्सिमम सैलरी चाहता है बाय वर्किंग लीस्ट, तो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कह सकती है कि हम यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देंगे ओवर योर इंडिविजुअल इंटरेस्ट, ठीक है बेटा। चलिए, अब अगर इस प्रिंसिपल को आप फॉलो करते हैं तो क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स आपके अचीव हो जाएंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेशन बना रहेगा इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स में। नेगेटिव इफेक्ट्स क्या है कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स आप अचीव नहीं कर पाओगे, एम्प्लॉय सफर करेगा, है ना। अब उसे पहली सारी बातें कह दोगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। चलो आगे चलते हैं। अब अगला देखो जरा, अगला प्रिंसिपल क्या कहता है? पैसा ही पैसा है। अगले प्रिंसिपल में क्या है? पैसा ही पैसा, अपना सपना मनी मनी। और अगले प्रिंसिपल का नाम क्या है बेटा? रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज।
अब रेम्यूनरेशन क्या होता है मैडम, पहले तो आप ये बताओ बेटा। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है कि जो भी पर्सन किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो काम करने के बदले में आपको कुछ वो लोग पैसा देते हैं, तो उसी पैसे को आप क्या कहते हो, रेम्यूनरेशन। चाहे वो सैलरी की फॉर्म में हो, चाहे वो वेजेस की फॉर्म में हो। मतलब जब एक एम्प्लॉय अपनी सर्विस देता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और बदले में जो उसको पैसा मिल रहा है उसको रेम्यूनरेशन यहाँ पर कहा जाता है। बात समझ आ गई? चलिए, वेरी गुड। अब मैडम क्या बात है रेम्यूनरेशन के बारे में? बेटा रेम्यूनरेशन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी है। क्या बताई गई यहाँ पर बात, सुनते हैं जरा। वो कहते हैं द एम्प्लॉय शुड बी पेड फेयर वेजेस विच शुड बी गिव देम एटलीस्ट अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कि जो रेम्यूनरेशन होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए जो हमारे एम्प्लॉयज को, यहाँ उन्होंने एम्प्लॉयज की बात करी, कि जो हमारे एम्प्लॉयज को कम से कम एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने में मदद करे। अच्छा ठीक है, अभी सिर्फ समझ लो, एग्जाम्पल बताऊंगी। एट द सेम टाइम इट शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। और यहाँ पर उन्होंने कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात बोल दी कि उसी के साथ साथ एक बात का भी ध्यान रखना कि वो कंपनी की पेइंग कैपेसिटी के अंदर भी आता हो। दोनों की लाइंस है आपकी, ठीक है। तो क्या कहना चाह रहे हो आप कहना चाह रहे हो कि आपकी रेम्यूनरेशन कैसी होनी चाहिए, जस्ट एंड इक्विटेबल। जस्ट एंड इक्विटेबल। तो ये जो बेटा जस्ट है वो इस वाली लाइन को डिस्क्राइब करता है कि जस्ट कैसे हो, कि इतना हो कि एम्प्लॉय की जो रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो उसको मेंटेन कर पाए। इक्विटेबल का मतलब है कि दोनों पार्टी के फेवर में होना चाहिए। इक्विटेबल यहाँ पर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला गया कि तुम तो कह रहे हो तुम्हारा रीजनेबल स्टैंडर्ड हम मेंटेन करें, तुम्हारा रीजनेबल स्टैंडर्ड 1 लाख में मेंटेन होता हो, हम तो नहीं पे कर पा रहे 1 लाख रुपए। तो ये कंपनी की पेइंग कैपेसिटी में भी तो आना चाहिए, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो सोचो। तो रेम्यूनरेशन हमेशा दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करता है कि जस्ट भी हो, इक्विटेबल भी हो। जस्ट मतलब एम्प्लॉय के लिए भी सही, इक्विटेबल मतलब कंपनी के लिए भी सही। तो बेटा पैसा ऐसा होना चाहिए जिसको लेने वाला भी खुश हो, मतलब जो पैसा ले रहा है उसको भी कोई समस्या नहीं हो रही, जो पैसा दे रहा है उसको भी किसी तरीके की कोई समस्या नहीं हो रही है। लेने वाला भी खुश, देने वाला भी खुश। क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति अगर आपसे कुड़ कुड़ के आपको पैसे देगा तो बेटा वो पैसा फिर आपके किसी काम नहीं आएगा, है ना। और ऐसी कोई एम्प्लॉय आपके यहाँ काम कर रहा है, आप उसको सही से सैलरी नहीं देते हो, बेचारा घिस घिस के रोज कुड़ के वो भी काम कर रहा है, तो तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन सफल नहीं हो पाएगा। तो भैया पैसा ऐसा हो दोनों लोग खुश रहे, वर्कर को भी पैसा मिल रहा है वो भी खुश है जितना मिल रहा है, मैनेजमेंट को जितना पैसा दे रहा है वो भी खुश है कि हाँ ठीक है हमारे ऊपर भी कोई बर्डन नहीं है। ठीक, तो चलो अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। अब क्या हुआ कि मैंने यहाँ पर बहुत पढ़ाई लिखाई करके, मैं अपने ही आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैंने बहुत पढ़ाई लिखाई करके, दिस इज मी, ठीक, मैंने बहुत पढ़ाई लिखाई करी और आज एक मैं टीचर यहाँ पर बन गई। अपने इनिशियल डेज के अगर मैं बात करूं, जब मैंने एमकॉम जस्ट किया ही था, मैंने पोस्ट ग्रेजुएट करी, मैंने अपने सारे जितने भी एग्जाम्स क्लियर करने थे रिगार्डिंग आवर टीचिंग जॉब वो मैंने सारे क्लियर करे। और मैं एक स्कूल में पहुंची, फ्रेशर थी, एक स्कूल में पहुंची किसी एक जॉब के लिए, फ्रेशर भी नहीं कहूंगी, सेकेंड स्कूल था, ठीक है। तो मैं वहाँ पे पहुंची कि मैंने कहा ठीक है मैं आपके साथ यहाँ पे स्कूल में काम करने वाली हूँ, आप बताइए फिर मुझे आप कितना पे यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। उन्होंने मेरा डेमो वेमो सब ले लिया, सिलेक्शन का टाइम होने वाला था, तो हमारी बातचीत चल रही थी मैनेजमेंट से। तो वहाँ के स्कूल ने मुझे कहा कि मैम अभी हमारे पास यहाँ पर कुछ सीनियर टीचर्स हैं और हम यहाँ पर आपको फिलहाल कुछ कम क्लासेस अलॉट करेंगे, और लेकिन वर्क आपको यहाँ पर पूरा ही करना पड़ेगा, टाइमिंग तो आपकी वही रहेगी, और हम आपको यहाँ पर 10,000 रुपीज प्रोवाइड करेंगे, 10,000 रुपीज। जहां पर मैं एज अ पीजीटी डेजिग्नेट हो रही थी उस स्कूल में, अपनी इतनी ज्यादा पढ़ाई करके, इतने पैसे इन्वेस्ट करके, वो मुझे 10,000 रुपीज प्रोवाइड कर रहे थे, 10,000 रुपए। आप मुझे बताइए कि आज के टाइम पे 10,000 में क्या होता है। देखो जॉब टू जॉब जो वेजेस होती हैं, जो सैलरी होती है वो अलग होती है, ठीक है, आप उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैंने बोला कि 10,000 रुपए में आप मेरे स्किल्स को यहाँ पर उसके साथ मैच कर रहे हैं। आपको लगता है कि उस 10,000 रुपए में, जहाँ पर आपके स्कूल तक आने के लिए मुझे पूरे महीने में 3,000 रुपए कहीं ना कहीं खर्च करने पड़ेंगे क्योंकि बहुत डिस्टेंस में है आपका स्कूल मेरे घर से, तो आप मुझे बताओ कि मेरे पास 7,000 रुपए बचेंगे, क्या उस 7,000 रुपए में मैं अपनी जिंदगी की गुजर बसर कर सकूंगी क्या? आप मुझे बताइए कि क्या मेरा जो एक लिविंग स्टैंडर्ड है क्या वो मेंटेन हो पाएगा आपके 7,000 रुपए में? क्या आप मेरे साथ सही कर रहे हो ये?
तो बताओ क्या उस ऑर्गेनाइजेशन ने मेरे साथ सही किया कि मुझे वो 10,000 रुपीज ऑफर कर रहे थे? देखो मैंने 10,000 भी लिख दिया, के भी लिख दिया, वेरी गुड, बहुत समझदार हो गई हूँ मैं भी। तो 10,000 रुपीज उन्होंने मुझे ऑफर करे, बताओ बेटा क्या ये बात सही है? नहीं ना, गलत है ना। उन्होंने मेरे स्किल्स की, मैं तो कह सकती हूँ कि इंसल्ट कर दी। मैं उन्हें कहूंगी कि अगर आप लेबर लॉ को देखें ना, तो लेबर लॉ जो है एक दिन की दिहाड़ी भी ज्यादा देता होगा इससे अपने मजदूरों को। आपने मुझे कहाँ से कंपेयर किया, आपने क्या किया है ये? तो ये गलत है। आप किसी भी एम्प्लॉय को जब रेम्यूनरेशन ऑफर कर रहे हो तो बेटा वो जस्ट होनी चाहिए। जस्ट मतलब कि कम से कम आप ये देखो कि वो उसके स्किल से मैच करती हो और वो उसके रीजनेबल स्टैंडर्ड को मेंटेन कर सकती हो। एट द सेम टाइम मैं यहाँ पर एक अनरीजनेबल डिमांड कर दूं, मैंने कहा जी ठीक है, आप मुझसे पूछ रहे हो कि सैलरी कितनी देनी है, तो एक काम करो, अभी मैं फ्रेशर हूं और मुझे आप ऑफर कर दो, चलो 1 लाख रुपए दे दो, मुझे 1 लाख रुपए दे दो। तो यहाँ पर मैं भी गलत हूं। वो स्कूल मुझे अभी 1 लाख रुपए क्यों पे करेगा? ये उसके फेवर में नहीं है। यहाँ पर मैं इक्विटेबल नहीं हो रही हूँ क्योंकि वो उसकी पेइंग कैपेसिटी में नहीं आता है। वो स्कूल एक छोटा स्कूल है, नहीं मेंटेन कर पाता, वो सैलरी दे रहा है, ये नहीं मैं कहूंगी को 10,000 में सैलरी देगा, हो सकता है 30,000 दे दे, 40,000 दे दे, 50,000 दे दे, बट 1 लाख रुपए तो नहीं दे पा रहा है, ये उसकी पेइंग कैपेसिटी में नहीं आता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि हमेशा जो रेम्यूनरेशन होनी चाहिए वो जस्ट और इक्विटेबल होनी चाहिए, यानी कि जिसको लेने वाला भी उसको ये लगे कि हाँ मेरा एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन हो रहा है, और जो दे रहा है उसकी जेब पे भी भारी ना पड़े। ठीक है, जिसकी जेब में जा रहा है वो भी खुश, जिसकी जेब से निकल रहा है वो भी खुश। अब ऐसा अगर करोगे तो उससे क्या होगा? ऐसा अगर आप करेंगे तो कुड़कुड़ नहीं होगी ना ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। कुड़कुड़ मतलब समझते हो ना, जी जला के काम करना। तो अगर सब चीजें अच्छी रहेंगी तो कैसा एटमोसफेयर रहेगा? एक बहुत ही बढ़िया एटमोसफेयर आपका ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन रहेगा और बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप बिल्डअप होंगे किसके बीच में? वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में। कई बार बच्चे इस लाइन को डिसिप्लिन के साथ जोड़ देते हैं, ये लाइन डिसिप्लिन में नहीं है, ये लाइन आपको रेम्यूनरेशन के लिए ध्यान रखनी है, तो इंपॉर्टेंट है ये लाइन, आप इसको नोट जरूर करके रखिएगा। हालांकि ये चारों लाइनें ही आपकी इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ आ गया? तो बेटा वही लास्ट क्लास की तरह क्या करना है, 2 प्रिंसिपल पढ़ा चुकी हूँ, दोनों प्रिंसिपल के लिए फटाफट से कर दो थम्स अप कि यस मैम, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट क्लियर, एंड कौन से वाला, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज इज ऑल्सो क्लियर। अब इसे अगर आप फॉलो करते हैं तो क्या होगा? एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहेंगे, डिवोशन और कमिटमेंट के साथ काम करेंगे, आप जेब भरी रहेगी, अच्छा पैसा मिलेगा, तो हम पूरे शिद्दत से काम करते हैं। बट नेगेटिव इफेक्ट नहीं फॉलो करोगे तो लोग छोड़कर जाना शुरू कर देंगे। अभी कर लेंगे काम अपनी जरूरत के लिए, फिर जैसे उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी फिर वो तुम्हारे बारे में नहीं सोचेंगे, वो तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के कहीं और चले जाएंगे। ठीक है, डिससेटिस्फैक्शन रहेगा, डिमोटिवेटेड रहेंगे, मतलब हमेशा एक मन में ये रहेगा कि यार कम पैसा मिल रहा है, कम पैसा मिल रहा है, काम ज्यादा कर रहे हैं, ये है वो है, वो हमेशा मन में रहेगा। तो ये चीज रहती है अगर रेम्यूनरेशन सही नहीं होता तो। ठीक है, चलो चलो बेटा अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा अब सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सबसे पहले तो आप जरा इस चीज को समझो यहाँ पर कि सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है। सेंटर क्या होता है बेटा? सेंटर कोई भी एक चीज है, कोई भी एक सर्कल होता है, जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा ना, सर्कल होता है। देखो मेरा सर्कल कितना प्यारा है ना, उफ मैं अपनी ड्राइंग को लेकर कहाँ जाऊं, एक सर्कल नहीं बना पा रही मैं। लो मान लो ये सर्कल है, तो इस सर्कल का बेटा सेंटर पॉइंट कहाँ होगा? यहाँ, यानी कि सेंटर पॉइंट एक ही होता है ना, किसी भी जगह का सेंटर पॉइंट एक ही होता है। तो आप इसी चीज से समझो कि सेंट्रलाइजेशन क्या है। अब सपोज करो कि आपके घर में सबसे बड़े फिलहाल आपके दादाजी हैं, ठीक है। आपके घर में जितने भी डिसीजन होते हैं, जितने भी डिसीजन, वो सारे डिसीजन आपके दादाजी लेते हैं। आपके दादाजी के बिना आपके घर में पत्ता भी नहीं हिलता है। आपके घर में आपके दादाजी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। इसका मतलब हर एक चीज के लिए आपको पूछना है। मम्मी को अगर किचन का सामान लेकर आना है तो पहले दादाजी से पूछना पड़ेगा, है ना। उसके अलावा पापा को अगर कोई अपने लिए नई कार खरीदनी है तो दादाजी से पूछना पड़ेगा। आपको भी अपनी कोई ट्यूशन चेंज करनी है, आपको भी दादाजी से पूछना पड़ेगा। मतलब हर एक डिसीजन के लिए आपको दादाजी के पास जाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो सेंटर अथॉरिटी है, वो सारे डिसीजन लेने के जो अथॉरिटी है वो उन्हीं के हाथों में है। समझ रहे हो इस बात को? बट वहीं पर क्या हुआ, धीरे धीरे दादाजी की उम्र बढ़ रही है ना। अब दादाजी की जब उम्र बढ़ रही है तो अब वो काम भी बढ़ने लग गया है, तो वो सारी चीजें खुद हैंडल नहीं कर पा रहे। तब उन्होंने सोचा कि काम करते हैं, ये जो काम का जो भार है मेरे कंधों पर, अब इसको अपने बेटों को सौंप देते हैं, अपनी बहुओं को सौंप देते हैं।
अपने पोता पोती को उनका डिसीजन लेने का अधिकार दे देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपनी अथॉरिटी, कुछ चीजें अपने पास रखी, बट कुछ अथॉरिटी जो डेली चीज से रिलेटेड थी, कि डेली आके मुझसे पूछते हैं कि आज ऑफिस में क्या करना है, डेली बहू आके मुझसे पूछती है कि आज किचन में क्या बनाऊं, क्या करूं, अपने आप करो। आपका जो डेली का काम है ना, डेली के काम की जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके लिए अथॉरिटी भी तुम्हारे पास है। लो, बांट दी मैंने अथॉरिटी तुम्हारे अंदर, तुम सब करो अपने हिसाब से जिसको जो काम करना है। तुम सभी के बीच में मैंने अथॉरिटी बांट दी, अपने डेली काम से रिलेटेड जो भी तुम्हें डिसीजन लेना हो खुद लिया करो, मेरे से मत आके पूछा करो। दिस इज डिसेंट्रलाइजेशन। क्या होता है सेंट्रलाइजेशन? सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है बेटा, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जहां पर जो हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट है, जो हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट है, सारी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी वही लेकर बैठा हुआ है। वही सेंटर पॉइंट वाली बात आ गई कि कोई भी अगर डिसीजन लेना है तो हमें इनसे पूछ कर ही लेना पड़ेगा। बट वहीं पर जब इसी अथॉरिटी को वो लोग बांट देते हैं अमंग द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, सभी लोगों में उन्होंने क्या कर दिया है, उसी अथॉरिटी को बांट दिया है। उस बांट देने वाली अथॉरिटी को हम बोलते हैं डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी। क्या बोला हमने उसको? डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी। कि जितने भी लोअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, हमने सबको उनकी अथॉरिटी सौंप दी है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो उस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। ये हो गया सेंट्रलाइजेशन, जहां डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टॉप लेवल के पास है। ये डिसेंट्रलाइजेशन, जहां पर आपने उसी अथॉरिटी को बांट दिया। समझ आ गया? पक्का? देखे जरा एक बार डेफिनेशन क्या कहती है। चलो देखो, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी बाय टॉप लेवल, देखो लिखी ना बात, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट इज नोन एज सेंट्रलाइजेशन, वेयर एज इट्स डिस्पर्सल अमंग मोर देन वन पर्सन। बट वही चीज जब बांट दी जाए, डिस्पर्सल का मतलब क्या बताया था बेटा मैंने अभी, बांटना, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने, स्प्रेड कर दिया, किसके बीच में, एक से ज्यादा लोगों के बीच में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, उसको हम लोग कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक, अब आप मुझे बहुत ही बेसिक सी चीज बताओ, क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा हो सकता है जहां पे सारे ही डिसीजन टॉप लेवल लेता हो, सारे डिसीजन सच में दादाजी लेते हो? एक झाड़ू भी आ रही है घर में तो मम्मी पूछ रही है दादाजी कि झाड़ू ले आऊं क्या? ऐसा तो नहीं होता होगा ना। क्या हो सकता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में सारे डिसीजन हमारा टॉप लेवल लेता हो? ऐसा नहीं होता। या क्या ऐसा होता हो कि बिल्कुल ही खुला छोड़ दिया हमने अपने एम्प्लॉयज को, कर लो तुम्हें जो करना है, जैसे करना है। डिसेंट्रलाइज्ड, कंप्लीट डिसेंट्रलाइज्ड, हमने अपने हाथ में कुछ रखा ही नहीं, सारी अथॉरिटी बांट दी। ऐसा नहीं होता। मान लो कि भी किसी स्कूल के अंदर किसी एक पीरियड में पूरे टाइम पे मैडम नहीं आई, पूरे टाइम मैडम नहीं आई, तो उस पीरियड में तुम लोगों ने क्लास में क्या हल्ला किया होगा, क्या मौज काटी होगी तुमने, वो तुम्हें ही पता है ना? क्यों? क्योंकि तुम्हारे ऊपर कोई था ही नहीं कुछ कहने वाला। तो डिसेंट्रलाइजेशन अगर कर दिया ना कंप्लीटली, तो ऐसा ही होगा, एम्प्लॉयज को कोई कुछ कहने वाला नहीं होगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। आप अपनी लाइफ में भी देखो कि आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत सारी अथॉरिटी दे रखी है अपनी लाइफ के कुछ डिसीजन लेने से रिगार्डिंग, कि ठीक है बेटा आप डेली का जो भी काम करते हो आपकी मर्जी, आप कौन से रास्ते से स्कूल जाते हो या कौन से रास्ते से घर आते हो, आप कितने बुक्स इस्तेमाल करते हो, कौन सी बुक इस्तेमाल करते हो, किस टीचर से पढ़ते हो, आपके पास है उसकी अथॉरिटी, आप अपने हिसाब से डिसाइड करो। बट आपकी लाइफ के जो मेजर डिसीजन होंगे ना, आपके करियर से रिलेटेड, कल को आपकी मैरिज से रिलेटेड, या और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, उस चीज के रिगार्डिंग डिसीजन वो खुद लेंगे। वो डिसीजन उन्होंने अपने हाथ में रखा हुआ है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप हाथ से निकल जाएं, सीधी सी बात। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में भी हमारे एम्प्लॉयज हैं, हमारे हाथ से निकल जाएंगे। इसीलिए हमने बोला कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कैन नेवर बी कंप्लीटली सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ सेंट्रलाइज या सिर्फ डिसेंट्रलाइज नहीं हो सकता। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन साइज में बढ़ता है, कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती हैं, तो देयर इज अ टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड्स अ डिसेंट्रलाइजेशन। तो धीरे धीरे हम डिसेंट्रलाइज होते हैं, कुछ चीजें, कुछ मेन जो मेजर डिसीजन मेकिंग है हम अपने हाथ में रखेंगे, जैसे गोल्स बनाना, स्ट्रैटेजीज बनाना, ऑब्जेक्टिव सेट करना, पॉलिसीज फॉर्मुलेट करना, वो हम अपने हाथ में रखेंगे। बट डेली प्रोडक्शन कैसे करना है, कैसे नहीं करना, वो आपके हाथ में है। तो यहाँ पर हमें क्या मेंटेन करना पड़ता है, हमें बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है बिटवीन द सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। समझ आई बात? हमने क्या समझाई आपको यहाँ पे, कि यहाँ पर हमें बैलेंस मेंटेन करना है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में। ठीक है बेटा, चलो वेरी गुड। एग्जाम्पल भी समझ लिया। पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है? फास्ट डिसीजन लोगे ऑपरेशनल लेवल पे, मतलब जहां पर काम हो रहा है वहीं पर डिसीजन हो जाएंगे, और
स्ट्रिक्ट कंट्रोल भी रहेगा टॉप लेवल का, क्योंकि कुछ चीजें उन्होंने अपने हाथ में भी रखी हुई हैं। नहीं फॉलो करोगे, कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन करोगे तो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में डिले होगा, और कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन करोगे तो अथॉरिटी का मिसयूज तो देखो हो ही सकता है। ठीक है भाई जी, चलो आगे चलते हैं। वीडियो लेक्चर देख रहे हो ना, मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि कौन से मिनट में आपको ये वीडियो पोर्शन दिखाई दे रहा है। इससे मुझे पता लगेगा कि आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा कि नहीं। आपके कमेंट का मैं नीचे इंतजार कर रहा हूं। नेक्स्ट, स्केलर चेन। अब स्केलर चेन क्या कहता है? अब स्केलर चेन को समझाने के लिए बेटा आप एक बार इस डायग्राम को देखिए। ये डायग्राम अभी आपने पीछे भी देखा है, बट एक बार दोबारा देखिए इस डायग्राम को, कि ये हमारा जो सुपीरियर है ये अपने यहाँ पर 3 लोगों से बातचीत कर रहा है, फिर ये सुपीरियर इन दोनों से बात कर रहा है, फिर ये, फिर इन दोनों से, फिर ये इन दोनों से। यानी कि बात करने का आप देख रहे हो कोई एक फ्लो है, एक डायरेक्शन है, कहीं ना कहीं कोई एक चेन सी है जो फॉलो की जा रही है। ठीक है मैडम, थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही है। चलो कोई बात नहीं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं पहले। अच्छा, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर फिलहाल हमारे पास स्पेस कम है, कोई बात नहीं, यही समझ लेते हैं इसको। देखो, आप अपने स्कूल में एग्जाम्पल इसलिए देती हूँ बेटा कि वो भी ऑर्गेनाइजेशन है, आप लिख भी सकते हो अपने एग्जाम के अंदर। दूसरी चीज, आप डेली ऑब्जर्व कर रहे हो इस चीज के लिए। अभी आप एक स्टूडेंट है जो अपनी क्लास में बैठा हुआ है, ठीक, आपको किसी एक मैटर पे कोई कंप्लेन करनी है स्कूल के रिगार्डिंग। ठीक है, आपको क्या करनी है बेटा? एक कंप्लेन करनी है। तो क्या आप उस कंप्लेन को करने के लिए सीधे स्कूल के ऑनर पे जाएंगे, चेयरमैन पे जाएंगे, डायरेक्टर पे जाएंगे? क्या रूल होता है, क्या प्रोसेस होता है बेटा? प्रोसेस तो ऐसे ही होता है, बाकी आप कहाँ जाते हैं हमें नहीं पता, बट प्रोसेस क्या कहता है कि अभी आप एक स्टूडेंट है, सबसे पहले आपको कहाँ जाना है बेटा? सबसे पहले आपको जाना है अपनी क्लास टीचर के पास। हर क्लास की एक क्लास टीचर अलॉटेड होती है, आप अपनी क्लास टीचर के पास जाइए, आप उनके सामने अपनी प्रॉब्लम को रखिए। क्लास टीचर को भी कई बार डायरेक्टली अलाउड नहीं होता कि वो कभी भी प्रिंसिपल ऑफिस में चले जाए और अपनी बात को रख ले वहां जाके, नहीं, ऐसा नहीं होता। उन लोगों को भी बातचीत करनी होती है अपने कोऑर्डिनेटर से, अपने इंचार्जेस से। ठीक है, उनके ऊपर भी कुछ लोग होते हैं, वो अपने कोऑर्डिनेटर्स के पास जाते हैं, अपने इंचार्जेस के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं। फिर वो कोऑर्डिनेटर्स कहीं ना कहीं वाइस प्रिंसिपल के पास जाएंगे। फिर उसके बाद देखते हैं कि जो मैटर है वो कितना सीरियस है, उसके अकॉर्डिंग चेंज जो है वो आगे बढ़ती है। कई बार हो सकता है कि आपको सॉल्यूशन यही मिल जाए, हो सकता है सॉल्यूशन यही मिल जाए, हो सकता है सॉल्यूशन यही मिल जाए, या हो सकता है सॉल्यूशन यहाँ नहीं मिल रहा तो आगे जा रहे हैं। डिपेंड करता है कि गंभीरता कितनी है आपकी उस कंप्लेंट की, उसके हिसाब से आगे चलेगा। बट आप एक चीज देखो कि यहाँ एक चेन है जो मेंटेन की जा रही है अकॉर्डिंग टू द अथॉरिटी, कि यहाँ पर हम लोग किस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, एक अथॉरिटी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर चेन को फॉलो कर रहे हैं। तो बेटा जब बातचीत को जारी रखने का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जब बात करने के लिए हम इस तरीके से एक पाथ फॉलो करते हैं, एक चेन फॉलो करते हैं, या मैं इसे चेन ऑफ कम्युनिकेशन भी कहती हूँ, तो उसी को हम बोलेंगे स्केलर चेन। ठीक है, आपने अभी चैप्टर नंबर 1 में बेटा ये पढ़ा था, अभी ये लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये पिरामिड फॉर्म में आपने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा, जहाँ पे टॉप लेवल था, ये मिडिल लेवल था और ये लोअर लेवल था आपका, है ना। तो जब आपने यहाँ पर ये पढ़े तो आपको पता है ना कि ये आपके सुपीरियर्स हैं, ये इससे बात करते हैं और ये इससे बात करते हैं, और इसी तरीके से ये चेन ऊपर की तरफ चलती है। तो स्केलर चेन इसी को अराइज करता है कि जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन में बात करते हैं तो बात करने के लिए हम एक चेन को फॉलो करते हैं, और उसी को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? स्केलर चेन। ठीक है, चलो देखो जरा आप, द फॉर्मल लाइन्स ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोवेस्ट रैंक नोन एज स्केलर चेन। यानी कि आपकी वो फॉर्मल लाइंस जो हाईएस्ट टू लोवेस्ट जाती है, आप उसी को क्या नाम देते हो बेटा? स्केलर चेन। अब फयाल साहब जी ने क्या कहा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक चेन ऑफ अथॉरिटी और चेन ऑफ कम्युनिकेशन होनी चाहिए जो टॉप टू बॉटम जाएगी, टॉप टू बॉटम। अभी मैंने आपको बताया ना, इस फॉर्म में बता दिया, और यहाँ पर मैंने आपको इस फॉर्म में भी बता दिया। तो ये कैसे रन कर रही है? टॉप टू बॉटम रन कर रही है, एंड शुड बी फॉलोड बाय द मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट, जिसका पालन सबको करना है। ठीक है, अब इसका हम डायग्राम एक बार देखते हैं। इसका एक डायग्राम भी है जो आपको ध्यान रखना है, पेपर में बनाकर आना है। अगर स्केलर चेन का प्रिंसिपल पूछा जाता है तो डायग्राम बनाना है। ठीक है, अब आप देखो, ये उसी पिरामिड फॉर्म में आपको दिख रहा है, ये हमारा एक सुपीरियर है, इसके अंडर बी और एफ दो सबऑर्डिनेट, फिर बी सी का सुपीरियर, सी डी का सुपीरियर, डी ई का सुपीरियर, ऐसे ही एफ जी का सुपीरियर, जी एच का सुपीरियर और एच आई का सुपीरियर। ठीक है,
अगर यहाँ पर डी के पास कोई इंफॉर्मेशन पहुंचानी है तो ये इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचाई जाएगी? ए बी को बताएगा, बी सी को बताएगा, सी डी को बताएगा, ठीक है। और रिप्लाई भी ऐसे ही जाता है, डी सी को बताएगा, सी बी को बताएगा, बी ए को बताएगा। आपको ये चेन फॉलो करनी पड़ेगी। एफ को आई से बात करनी है तो एफ जी को बताएगा, जी एच को बताएगा, एच आई को बताएगा। और वही बात जब रिवर्ट जाएगी तो आई एच को बताएगा, एच जी को बताएगा और जी एफ को बताएगा। तो बेटा ये चीज आपको फॉलो करनी पड़ती है और इसी को बोलते हैं स्केलर चेन। बट मैम हमेशा अगर ऐसा होता होगा तो कितना टाइम वेस्ट होता होगा ना, ऐसा तो बहुत टाइम लगता होगा। और कभी अगर कोई इमरजेंसी हुई तो ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल आप बात सही कह रहे हैं कि ऐसे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, डिले इन डिसीजन मेकिंग होता ही होगा यहाँ पर। बट कभी अगर इमरजेंसी आती है तो हमने उसके लिए एक रास्ता निकाला। हमने कहा देखो इमरजेंसी के टाइम पे या जब हमें इमीडिएट एक्शन लेना है किसी भी चीज से रिगार्डिंग, तो कोई हमारे पास एक रूट होना चाहिए, शॉर्टेस्ट रूट, कोई तरीका जिससे हम डायरेक्टली बात कर लें। हमने कहा ठीक है निकालते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि जब भी कभी आपको ऐसी नीड अराइज होए, आपको लगे कि इमरजेंसी का टाइम लग रहा है और डिसीजन लेना बहुत जरूरी है, तो एक शॉर्टेस्ट रूट हम आपको दे रहे हैं विच इज नोन एज गैंग प्लैंक, विच इज नोन एज गैंग प्लैंक। अब गैंग प्लैंक क्या कहता है? गैंग प्लैंक एक ऐसा रूट है जो आपको अलाउड करता है that in case of emergency two superiors at the same level, कि दो लोग जो सेम लेवल पर हैं वो आपस में बात कर सकते हैं, पर सेम लेवल। ये चीज ध्यान रखनी है कि दोनों का लेवल क्या होना चाहिए, दोनों सेम लेवल पे होना चाहिए। दो अलग अलग लेवल पे नहीं बात कर सकते, यानी कि ई जी से बात नहीं कर सकता ना ई एच से बात कर सकता, नहीं ई आई से बात कर सकता है, डी एच से बात कर सकता है, सी जी से बात कर सकता है, बी एफ से बात कर सकता है। सेम लेवल पर होने चाहिए। बात समझ आ गई? ठीक है मैम, कैसे वर्क करता है ये? जैसे कि सपोज करो ई को जी से बात करनी है, ई को जी से बात करनी है। अब अगर मैं नॉर्मल पूरा चेन फॉलो करूं तो बात कैसे होगी? ई डी को बताएगा, डी सी को बताएगा, सी बी को बताएगा, बी ए को बताएगा, ए एफ को बताएगा, बात जी तक जाएगी, ठीक है। और रिवर्ट भी ऐसे आएगी। ये तो है नॉर्मल सिचुएशन में कि बातचीत ऐसे पूरे चेन को फॉलो करके होगी। बट अगर बेटा जी इमरजेंसी आ गई तो इमरजेंसी के केस में सीधे ई बात करेगा पहले आई से, आई बताएगा उस बात को एच को और एच बताएगा उस बात को जी को। तो आप देखो ना रूट शॉर्ट हुआ या नहीं? जहां पर नॉर्मल सिचुएशन में आपको पूरा ये चेन फॉलो करना पड़ रहा था, वहीं पे गैंग प्लैंक की हेल्प से ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी आपने एक शॉर्टेस्ट रूट निकाल लिया, जहां पे दो सेम लेवल के लोगों ने आपस में बात करी और फटाफट उनकी बातचीत वहां तक पहुंच गई। सो दिस इज नोन एज गैंग प्लैंक। तो बेटा यही बात यहाँ पर डिस्क्राइब की हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ये भी, कि स्केलर चेन के अंदर जैसे ई को आई से बात करनी है तो ये रूट फॉलो करना पड़ेगा, बट इन केस ऑफ इमरजेंसी ई जो है वो डायरेक्टली बात कर सकता है गैंग प्लैंक की हेल्प से। अब गैंग प्लैंक क्या होता है? इट इज द शॉर्टर रूट विच इज यूज्ड इन केस ऑफ इमरजेंसी। ये एक ऐसा रूट है जिसको आप इमरजेंसी में फॉलो करते हो। कौन? एम्प्लॉय एट दी सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी, जिनके पास सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी होगी वही उसको यूज कर सकते हैं। तो स्केलर चेन बेसिकली स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन बताता है जिसमें यूनिटी ऑफ कमांड जो है वो मेंटेन्ड रहता है। तभी आपने ये सेम डायग्राम जो मैंने अभी आपको पीछे दिखाया था वो यूनिटी ऑफ कमांड में भी देखा था, ठीक है। यूनिटी ऑफ कमांड मेंटेन रहता है तो स्केलर चेन अपने आप मेंटेन रहती है, ठीक है बेटा। चलिए अब इसको फॉलो करते हैं तो क्या होता है मैडम? बेटा सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं रहेगा, पर अगर फॉलो नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप रहेगा, क्लैरिटी नहीं होगी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप में, तो इसलिए स्केलर चेन को फॉलो करना जरूरी होता है, ठीक है जी। चलो वेरी गुड। अब चलते हैं हम आज के आखिरी प्रिंसिपल की तरफ, विच इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर प्रिंसिपल क्या कहता है? अब जब भी सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन रहता है, ये वाला प्रिंसिपल बच्चे बहुत बार गलत बताते हैं। मतलब मैं हर साल बच्चों का जब वाइवा अटेंड कर रही होती है और उन बच्चों से जब ऑर्डर वाला प्रिंसिपल पूछा जाता है तो जिन्होंने नहीं पढ़ा होता चैप्टर तो वो वही खुद गेस करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे डिवीजन ऑफ वर्क है, बता देंगे एक बार को कि डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है, उसको गेस करना इतना मुश्किल नहीं है। ऑर्डर के लिए हर बच्चे से जब भी पूछा जाता है कि व्हाट इज ऑर्डर, तो वो कहते हैं ऑर्डर मतलब मैडम इंस्ट्रक्शन। सुनते तो हम ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। हर बच्चा मोस्टली हर बच्चा नहीं कहूंगी, मोस्टली बच्चा ऑर्डर प्रिंसिपल के लिए हमेशा इंस्ट्रक्शन वर्ड ही यूज करता है कि ऑर्डर का मतलब तो इंस्ट्रक्शन ही होता है। बेटा यहाँ पर
ऑर्डर का मतलब इंस्ट्रक्शन नहीं है। ऑर्डर का मतलब यहां पर किस चीज से है? यहां ऑर्डर का मतलब है बेटा अरेंजमेंट से। कहते हैं ना कि सभी चीजें सभी ऑर्डर में होनी चाहिए, यानी कि अपनी अपनी जगह पर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप थके हारे स्कूल से घर जाते हैं। जब आप स्कूल से घर जाते हैं तो तुम क्या कहते हो? शूज कहीं है तुम्हारे, सॉक्स कहीं है, बैग तुम कहीं रखते हो, यूनिफॉर्म उतार के तुम कहीं, टाई बेल्ट तुम्हें पता नहीं होता कि कहाँ है, आई कार्ड भी उठा के कहीं भी फेंक देते हो, है ना? करते हो ना ऐसा? और फिर जब नेक्स्ट डे स्कूल जाना होता है तो फिर ढूंढते फिरते रहते हो, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, मम्मी मेरी टाई कहाँ है, मम्मी मेरी बेल्ट कहाँ है, मम्मी मेरे शूज नहीं मिल रहे हैं, मेरी वो वाली बुक नहीं मिल रही। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तुमने अपना सामान सही जगह पर नहीं रखा। अब सही जगह पर नहीं रखा तो नहीं मिल रहा ना, इसका मतलब तुमने अपने सामान का सही ऑर्डर मेंटेन नहीं किया। चलो ठीक है मैडम, ये बात समझ में आ रही है कि आप क्या कहना चाह रहे हो। चलो एक और एग्जांपल समझो। अब जब आप अपने स्कूल में जाते हो तो आपने ये चीज भी देखी होगी कि स्कूल में ना जितने भी लोग काम करते हैं उनकी जगह भी फिक्स ही होती है। जैसे कि स्कूल के जो प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल हैं वो अपनी एक जगह पर आकर बैठते होंगे, उनका एक कैबिन होगा, उसी कैबिन में रोज आकर वो बैठते हैं। टीचर्स स्टाफ रूम में बैठते हैं या पीरियड्स के अकॉर्डिंग अपने क्लासेस में होते हैं, है ना? और जो अदर स्टाफ होता है वो भी अपने अपने एरिया में लगा हुआ होता है, काम कर रहा होता है। इसका मतलब कि सपोज करो मुझे प्रिंसिपल से कुछ सजेशन लेना है ना? मैं स्कूल में एक टीचर हूँ, मुझे अपने प्रिंसिपल से सजेशन लेना है, बट उनका कोई कैबिन ही नहीं है। वो कभी स्कूल के टेरिस पे बैठे होते हैं, कभी ग्राउंड में बैठे होते हैं, कभी किसी क्लास के अंदर जाकर बैठे होते हैं, कभी वो स्टाफ रूम में जाकर बैठ जाते हैं। तो मुझे हमेशा उनको ढूंढना पड़ता है और मेरा बहुत टाइम वेस्ट होता है। और इतने में तो ऐसा होता है कि जो मुझे उनसे सजेशन लेना था उस सजेशन को लेने का टाइम ही निकल गया। तो फ्योल ने भी ये चीज ऑब्जर्व करी उस टाइम पे उस कंपनी में काम करते हुए कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना ऑर्डर भी होना चाहिए, और ऑर्डर सिर्फ सामान का ही नहीं, लोगों का भी होना चाहिए। अब तुम बर्गर किंग गए, ठीक है, वहां पर तुम्हें बर्गर खाना था। अब बर्गर किंग में जब तुम जाओगे तो तुमने देखा होगा कि वहां पर जो सामान है, आउटलेट की बात कर रही हूँ, वहां पर जो सामान है वो सब अपनी अपनी जगह पर है, यानी कि टेबल चेयर, जो सॉस या मेन्यू कार्ड है, वो सभी सब चीजें अपनी अपनी जगह पर रखा हुआ है ना? एट द सेम टाइम तुमने ये भी देखा कि जो उनका स्टाफ है, सब स्टाफ भी अपने अपने एरिया पे जाके काम कर रहे होते हैं। कैश काउंटर पे भी एक बंदा खड़ा हुआ है, ऑर्डर लेने वाला एक बंदा खड़ा हुआ है, ऑर्डर देने वाला भी एक बंदा खड़ा हुआ है। तो तुमने देखा सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं अपनी अपनी जगह पर। सपोज करो कैशियर जो है वो कभी कहीं जाके बैठ रहा है, कभी कहीं जाके बैठ रहा है, तो तुम्हें बार बार उसको ढूंढना पड़ेगा ना कि भैया कहाँ गया, जल्दी आ जा। तो इसीलिए फ्योल साहब ने ये कहा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो जगह है सभी लोगों की फिक्स होनी चाहिए, चाहे वो सामान है चाहे वो लोग हैं। तो इसलिए ऑर्डर प्रिंसिपल इंडिकेट करता है अरेंजमेंट को। समझ में आई बात? और क्या कहता है वो ऑर्डर प्रिंसिपल? बहुत ध्यान से समझिएगा। ऑर्डर प्रिंसिपल में बच्चा गलती करता है, मैं बार बार कह रही हूं, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो ऑर्डर प्रिंसिपल कहता है दैट देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग, हर चीज के लिए एक जगह होनी चाहिए, एंड एवरीवन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, और सभी लोगों के लिए भी, सभी लोग सभी चीजें अपनी अपनी जगह पर हों, ऐसा ऑर्डर प्रिंसिपल कहता है। ठीक है? और ऑर्डर प्रिंसिपल की वजह से ही प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी मेंटेन रहेगी, क्योंकि ये ऑर्डर होते हैं दो तरीके के, एक को हमने नाम दिया सोशल ऑर्डर और दूसरे को हमने नाम दिया मटेरियल ऑर्डर। मैडम क्या होता है ये सोशल और मटेरियल? अभी बता देते हैं बेटा, देखो जरा सुंदर सी पिक्चर के साथ इसको। टाइप्स ऑफ ऑर्डर अभी मैंने आपको बताया, एक सोशल ऑर्डर होता है और एक मटेरियल ऑर्डर होता है। सोशल ऑर्डर का मतलब होता है द अरेंजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि आपके यहाँ पर काम करने वाले लोगों की जगह फिक्स हो। क्या है? लोगों की जगह फिक्स हो। एवरीवन कहां पर हो? एट हिज और हर प्लेस। सभी लोग अपनी अपनी जगह पर आके बैठो, अपनी अपनी जगह पर जाके काम करो। मैडम भी कहते हैं ना सब लोग अपनी अपनी जगह पर जाके बैठो। क्यों? वो कहते हैं कि आपने सोशल ऑर्डर मेंटेन करना है। कैसे? ये देखो ये बहन जी यहाँ पर काम कर रही है, ये भाई साहब यहाँ काम कर रहे हैं, ये भाई साहब यहाँ काम कर रहे हैं, ये भाई साहब यहाँ काम कर रहे हैं, ये कस्टमर को अटेंड किया जा रहा है। तो देखो सभी लोग अपनी अपनी जगह पर रहकर काम कर रहे हैं। वहीं पे मटेरियल ऑर्डर क्या कहता है जी? देखो ये सब सामान अपनी अपनी जगह पर है, सारा सामान आपको अपनी जगह पे दिख रहा है। तो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज, दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज के सभी लोग अपनी अपनी जगह पर काम करें। अब किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक एम्प्लॉय है, कोई एक वर्कर है, वो क्या करता है? टूल उठाता है और उसे कहीं भी रखकर चला जाता है। अगले दिन आकर फिर उसको ढूंढता रहता है, 1 घंटा उसी चीज में वेस्ट करता है कि टूल कहाँ है, टूल कहाँ है।
एक वर्कर है, उसे सजेशन लेना था अपने किसी सुपीरियर से, अब उसके सुपीरियर का प्लेस ही फिक्स नहीं था, वो ढूंढता रहता है अपने सुपीरियर को कहाँ है, तो उसको टाइम से सजेशन नहीं मिलता, टाइम से गाइडेंस नहीं मिलती, ठीक है। तो इसीलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो अरेंजमेंट है चीजों का भी और लोगों का भी, वो क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर अगर आप एग्जाम्पल से समझें तो एग्जाम्पल के लिए आप ये कह सकते हैं कि जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो टूल्स होते हैं वो कहाँ होने चाहिए बेटा, वो होने चाहिए टूल रूम में। और उसी तरीके से आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी स्टाफ काम करता है या जितने भी लोग काम करते हैं वो कहाँ होने चाहिए, अपने एरिया ऑफ वर्क में होने चाहिए। कहाँ होने चाहिए, अपने एरिया ऑफ वर्क में। एग्जाम्पल दे देना कि जैसे प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होना चाहिए, सेल्स मैनेजर सेल्स डिपार्टमेंट में होना चाहिए। या आप स्कूल का भी एग्जाम्पल दे सकते हो कि आपके जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं वो अपने अपने ऑफिस में बैठते हैं, ठीक है। पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है इसके, कोई वेस्टेज नहीं होगी भाई, अगर आप ऑर्डर को मेंटेन करोगे तो टाइम नहीं खराब होगा ना तो लोगों को ढूंढने में ना सामान को ढूंढने में, स्मूथ और सिस्टमैटिकली तरीके से आप काम कर लोगे। बट नहीं फॉलो करते हो, सोशल ऑर्डर फॉलो नहीं करते हो, आप सोशल ऑर्डर फॉलो नहीं करते हो मतलब सामान को सही जगह, सॉरी लोग आपके सही जगह पर नहीं है, तो वेस्टेज होगा ना टाइम का, एनर्जी खराब होगी लोगों को ढूंढने में, ठीक है। यहाँ पर बेटा सिर्फ मैन आएगा, लोगों को ढूंढने में आपकी एनर्जी खराब हो जाएगी। बट अगर आप मटेरियल ऑर्डर फॉलो नहीं करते, सामान अपनी जगह पर नहीं रखते हो, तो आप, ओफो बेटा एक गड़बड़ हो गई, एक गड़बड़ हो गई, ये थोड़ा सा सोशल और मटेरियल ऑर्डर ऊपर नीचे हो गया है, ये देखो जी यहाँ पर भी गड़बड़, ओफो चलो ठीक करते हैं इसको। तो बेटा ये एक सोशल ऑर्डर की जगह पर आप इसको लिखिए मटेरियल ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पर है मटेरियल ऑर्डर की वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, एनर्जी होगा, किसको ढूंढने में, अब हम मैन काट देते हैं यहाँ पे, ठीक है। किसको ढूंढने में, मटेरियल को ढूंढने में, आपको सामान मिल नहीं रहा, जो टूल नहीं मिल रहा जिसकी आपको जरूरत है। बट सोशल ऑर्डर को अगर तुम फॉलो नहीं करते, यानी कि लोग अगर अपनी जगह पे नहीं है, तो आप टाइम पर उस इंसान को कांटेक्ट नहीं कर पाओगे जिससे आपको सजेशन या गाइडेंस, या जिसको हो सकता है आपको किसी तरीके की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देनी हो, आपका वर्कर का भी कोई काम की जगह फिक्स नहीं है, तो आप भी तो ढूंढते रहोगे ना अपने वर्कर को देखने के लिए कहाँ गए, तो आपका टाइम वेस्ट होगा, आपको सही समय पर जो गाइडेंस है वो नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो दोनों ही ऑर्डर को हमें फॉलो करना होता है बेटा, इसको ठीक कर लीजिएगा जब आप लिखेंगे। चलिए, तो आज बेटा हम लोगों ने नेक्स्ट 5 प्रिंसिपल्स यहाँ पर कवर अप किए, ठीक है, फियोलॉजी के। एंड आई होप कि आपको ये पांचों भी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होंगे। मुझे पांचों के पांचों में यहाँ पर भी थम्स अप चाहिए, फटाफट से कर देना कि यस मैम, सबऑर्डिनेशन भी क्लियर हो गया था हमें, रेम्यूनरेशन भी क्लियर था, स्केलर चेन भी क्लियर था, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन भी हमें क्लियर था, और हमें ऑर्डर भी क्लियर है। और अच्छे बच्चे होंगे तो एक एक लाइन में इनकी डेफिनेशन भी लिख देंगे ताकि आपको समझ आया हो कि हाँ हमने आज ये इन प्रिंसिपल्स में पढ़ा, ठीक है। सो मिलेंगे बेटा आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ आगे के प्रिंसिपल्स के साथ। थैंक यू सो मच इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देखने के लिए। आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस वीडियो के अंदर तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके रिप्लाई करने की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और यहाँ पर जो प्लेलिस्ट्स आ रही हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करना, इसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड जाने से पहले हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो, और मुलाकात करूँगा अब आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में।